हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन ने कैपेसिटर के समांतर क्रम और श्रेणी क्रम देख लिया था। आज अपन संधारित्र में संचित ऊर्जा देखेंगे। क्या देखेंगे? संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है संधारित्र में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अपने को निकालनी है संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे अपन, बहुत ही केयरफुली सुनेंगे। क्या होता है, आपके पास संधारित्र होता है और संधारित्र में कितनी प्लेटें होती है? 2 प्लेटें होती है, ठीक है। तो प्रारंभ में कोई भी संधारित्र है, उन दोनों प्लेटों पर किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं है। ओके बेटा, तो ये देखो, पहले वाली जो आपकी प्लेट है ये आपकी उदासीन रहेगी। इसी टाइप से आपकी दूसरी प्लेट भी क्या रहेगी? उदासीन रहेगी। धीरे धीरे एक प्लेट से आवेश दूसरी प्लेट पे जाना क्या करेगा? शुरू करेगा, ठीक है। एक प्लेट से आवेश दूसरी प्लेट पे जाना शुरू करेगा। तो एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट पे जाएंगे तो इस प्लेट पे क्या इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है? मतलब ऋणावेश की कमी हो रही है। और ऋणावेश की कमी हो रही है तो इस पे कौन सा आवेश आएगा? धनावेश आएगा। तो इस प्लेट पे आपका धनावेश आना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस प्लेट पे आपका क्या आना शुरू हो जाता है? धनावेश। सेम टाइम ये ऋणावेश होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इस पे क्या आएगा? ऋणावेश। आपको पता है जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वह हमेशा कौन सा आवेश ग्रहण करती है? धनावेश। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पे हमेशा कौन सा आवेश आता है? ऋणावेश। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब आगे देखते हैं। धीरे धीरे जब आवेश इस पे जाएगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपकी कैसी होती है? धनावेश से ऋणावेश की तरफ। तो डायग्राम में आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ समय बाद इस प्लेट पे जो आपका आवेश है वो हो जाएगा +Q, और इस प्लेट पे जो आपका आवेश है वो क्या हो जाएगा? -Q। ओके बेटा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो T = 0 पे न तो किसी भी प्लेट पे आवेश था T = 0 जब आप लेते हो तो आपका दोनों प्लेटों के पर जो आवेश है वो क्या है? आपका 0 है। और विभवांतर भी आपका कितना है? 0, क्योंकि Q बराबर होता है CV, ठीक है। तो अगर आवेश 0 है तो विभवांतर भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। ओके। सेकंड बात करते हैं किसी भी टाइम T पे। किसी भी टाइम T की बात करेंगे तो T = T पे जब अपन बात कर रहे हैं तो मान लो कि किसी भी इन दोनों प्लेटों पे आपका Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। कितना उत्पन्न हो जाता है? Q। और जो विभव है वो होता है V', और V' का मान आपके पास क्या हो जाएगा? Q/C। C क्या है? संधारित्र की धारिता। तो V' का मान Q/C, ठीक है। और थर्ड केस में अपन बात करते हैं T =∞ की। तो यहाँ से अपन क्या देखेंगे कि जो आपका Q है वो किसके इक्वल हो जाएगा? फाइनल Q चार्ज के, क्योंकि जितना आवेश आया उसी के तो बराबर होगा। और जो आपका V है वो किसके इक्वल हो जाएगा? Q/C के। हमें निकालनी है एनर्जी। ये अपन ने तीनों केस देख लिए, T = 0 का, T = T का, और T =∞ का, ठीक है। अनंत में जो आपका, जब आपका समय अनंत हो जाएगा तो कुल आवेश कितना आ रहा है? संधारित्र पर Q आ रहा है। तो फाइनल आवेश आपका कितना है? Q। और हमें पता है Q = क्या होता है? CV। तो यहाँ से V का मान क्या आ जाएगा? Q/C। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है ऊर्जा। तो हमें पता है कि अपन इसके ऊपर क्या निकाल देते हैं? किसी भी टाइम T के लिए अपन इसके ऊपर क्या निकाल देते हैं? कार्य निकाल देते हैं, और उसका क्या कर देंगे? समाकलन। तो हम विभव की परिभाषा अनुसार, विभव क्या बोलता है? विभव की परिभाषा अनुसार, विभव की परिभाषा अनुसार अपन क्या देखते हैं? अपन ने ये पढ़ रखा है कि V' = क्या हो जाएगा?
dW अपॉन dQ, ये अपन जानते हैं Q और W अपॉन Q लिखा हुआ है, तो यहाँ से dW की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, V डैश इंटू dQ। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, अब हमें कार्य निकालना है। अगर पूरा कार्य निकाल देंगे तो क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो 0 से कहाँ तक जाएंगे, W तक, तो इसमें कहाँ से कहाँ जाएंगे, 0 से Q तक। ठीक है, V डैश का मान, इसको आगे वाली लाइन में करना चाहो तो आगे कर सकते हो। हमने क्या लिखा, dW इक्वल्स टू V डैश इंटू dQ। V डैश का मान हमारे पास है क्या, Q अपॉन C, तो dW इक्वल्स टू Q अपॉन C इंटू में dQ। जब आपका कार्य 0 था उस समय आपका आवेश भी क्या था, 0, और जब समय क्या हो जाएगा, अनंत, इसका मतलब कार्य कितना कर चुके आप, W, तो यहाँ पे आवेश भी कितना हो जाएगा, Q। ठीक है, तो dW का समाकलन W 1 अपॉन C बाहर ले लिया, ये क्या आ गया, Q इंटू dQ, 0 से Q, तो W इक्वल्स टू 1 अपॉन C, Q का समाकलन क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2, 0 से Q, ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2C। ठीक है ना, तो किया गया कार्य ही किस में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा में। तो U किसके बराबर होता है, W के, तो संधारित्र की जो संचित ऊर्जा है वो कितनी आ जाएगी, Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो ये हमारा पहला बेसिक फॉर्मूला आता है संचित ऊर्जा का, Q स्क्वायर अपॉन 2C। ओके बेटा, क्या किया हमने एक संधारित्र लिया। ठीक है, तो हमें पता है कि जब अपन संधारित्र लेंगे t बराबर 0 पे, तो दोनों ही प्लेटें कैसी होगी, उदासीन होगी। तो t बराबर 0 पे आपका आवेश क्या है, 0, और अगर आपका आवेश 0 है तो विभवांतर भी कितना रहा आपका, 0। अब धीरे धीरे आवेश एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे क्या होने लगा, जाने लगा। तो जो प्लेट आवेश त्यागती है वह हमेशा धनात्मक आवेश ग्रहण करती है, और जो प्लेट हमेशा आवेश लेती है वो हमेशा कौन सा आवेश ग्रहण करेगी, ऋणात्मक आवेश। तो धीरे धीरे इस प्लेट से जब आवेश इस प्लेट पे जा रहा है तो इस प्लेट से ये त्याग रही है इलेक्ट्रॉन, तो इस पे कौन सा आवेश आ गया, धनावेश, और ये क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है, तो इस पे कौन सा आवेश आ गया, ऋणावेश। तो t बराबर t पे मैंने किसी भी समय के लिए मान लिया कि जो संधारित्र की प्लेटें हैं उन पे आवेश कितना आया है, Q आया है, कितना आया है, Q। तो हमें पता है, और विभवांतर मैंने क्या माना, V डैश, तो V डैश इक्वल्स टू Q अपॉन C, क्योंकि Q बराबर CV। t बराबर अनंत पे आपका पूरा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। तो t बराबर अनंत जब अपन ने लिया तो चार्ज कितना ट्रांसफर हो गया, पूरा चार्ज। इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितना चार्ज आ गया, Q। तो अगर इसने त्याग किया है तो क्या आएगा, प्लस Q, और इसने अगर ग्रहण किया है तो क्या आएगा, माइनस Q। ओके, और V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। विभव की परिभाषा क्या होती है, एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर लेके आते हैं तो किया गया कार्य ये आपका क्या कहलाता है, विभव। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, पोटेंशियल की। तो V डैश इक्वल्स टू W अपॉन Q। यहाँ से dW की वैल्यू आपने निकाल ली। हमें पता है अगर अपन पूरे प्रोसेस में किया गया कार्य निकाल लेंगे तो ये किया गया कार्य ही किस रूप में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो dW इक्वल्स टू Q अपॉन C इंटू dQ। ठीक है, तो dW का समाकलन क्या होता है, W 1 अपॉन C बाहर निकाल लिया, Q इंटू dQ। Q का क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2, ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2C। ठीक है, और जो आपने कार्य किया है वही किस में संचित हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा में। तो U इक्वल टू आपका क्या आ गया, Q स्क्वायर अपॉन 2C। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, दिख रहा होगा कैमरे के अंदर पूरा दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे अपन क्या देखेंगे, तो यह आपका हो गया संचित ऊर्जा। ठीक है, इसको आगे और फर्दर एक्सपेंड करते हैं इस फॉर्मूले को। तो इससे क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं। सबसे जो बेसिक फॉर्मूला है
जो आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं वो यही फॉर्मूला है। यहाँ से अपन न्यूमेरिकल सोल्व करना शुरू करते हैं। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो हमने स्थितिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला देखा, U इक्वल्स टू Q²/2C। हमें पता है कि सर हम बहुत अच्छे से जानते हैं Q बराबर क्या होता है, CV। तो अगर Q इक्वल टू CV अपन यहाँ पुट कर दें तो क्या देखेंगे, CV का क्या हो जाएगा, होल² तो U इक्वल टू C² इंटू V²/2C। एक C से एक C कैंसिल हो गया तो आपका U किसके इक्वल आ गया, 1/2 CV²। तो ये भी एक आपका बेसिक फॉर्मूला बन जाता है। जब C और V में आपसे रिलेशन पूछेगा तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। ठीक है, एक अगर अपन और इसको फर्दर एक्सपेंड करें तो हम C की जगह क्या रख सकते हैं, Q/V। क्या रख सकते हैं, Q/V। जैसे ही आप C की जगह Q/V रखोगे तो ये जो आपका फॉर्मूला है V से V कैंसिल आउट हो गया, तो U का जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा, 1/2 Q इंटू V। तो ये हमने इसके 3 बेसिक फॉर्मूले पढ़ लिए, Q²/2C या हाफ CV² या हाफ QV। तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा का मान आ जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहना आप साथ साथ में। ठीक है, ओके बेटा। अब देखो जो अगला आपका पॉइंट है, तो ये आपकी संधारित्र में संचित ऊर्जा थी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। तो हमें समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व निकालना है। पहले अपन इस मीनिंग समझते हैं कि ऊर्जा घनत्व का मतलब क्या है। तो देखो हम डेफिनेशन क्या बनाएंगे, समांतर प्लेट संधारित्र के इकाई आयतन में संचित ऊर्जा को, समांतर प्लेट संधारित्र के इकाई आयतन में संचित ऊर्जा को समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र के इकाई आयतन में संचित ऊर्जा को समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब वापिस से वही बात अपन देखेंगे। यह आपका समांतर प्लेट संधारित्र है। एक प्लेट पे +Q आवेश आएगा, सेम टाइम दूसरी प्लेट पे कितना आवेश आता है, -Q आवेश आता है। एक पर अगर आपका +Q है तो दूसरे पे आपका क्या आएगा, -Q। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी D और अपने क्षेत्रफल क्या मान लिया, A। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो हम एक चीज़ यहाँ से बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र के इकाई आयतन में संचित ऊर्जा को अपन क्या बोलेंगे, ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। ओके बेटा, तो हमें पता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अपन ने देख रखा है σ/ε0। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? और सिग्मा इक्वल्स टू अपन को पता है Q/A। तो यहाँ से E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, Q/ε0 इंटू A। यह आपका किसका मान आ गया, E का। इसका यूज करेंगे अपन आगे, ध्यान से देखते रहना। अब देखो बेटा, यह आ गया हमारे पास E का मान। अब हमें पता है समांतर प्लेट संधारित्र में जो ऊर्जा संचित होती है वो कितनी होती है, Q²
2c अभी बात करी है। यहाँ से अगर अपन q का मान निकालें बेटा तो q का मान क्या आएगा, E एप्साइलन नोट a आएगा कि नहीं आएगा। वो मान अपन वहाँ पुट करते हैं तो u इक्वल्स टू E एप्साइलन नोट a का होल स्क्वायर अपॉन 2c। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब देखो c की जो वैल्यू होती है वो अपन ने बात कर रखी है, c की वैल्यू अपन ने बहुत बार सिद्ध कर दी, एप्साइलन नोट a अपॉन डी। ये बात हमने को पता है, c इक्वल्स टू एप्साइलन नोट a अपॉन डी होता है। ठीक है, ये वैल्यू अपन कहाँ पुट कर देंगे, इसके अंदर। तो u इक्वल्स टू आपका क्या बन रहा है, e स्क्वेयर एप्साइलन नोट स्क्वेयर a स्क्वेयर अपॉन 2 एप्साइलन नोट a अपॉन डी। ठीक है बेटा, एप्साइलन नोट से एप्साइलन नोट कैंसिल, a से a कैंसिल, तो आपका क्या बनेगा, u इक्वल्स टू 1/2 एप्साइलन नोट e स्क्वेयर, d ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, a इंटू डी। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन गई, ऊर्जा कितनी आई है, हाफ एप्साइलन नोट ई स्क्वेयर ए इंटू डी। अब देखो a क्या है आपका क्षेत्रफल, d क्या है मोटाई। तो क्षेत्रफल को जब मोटाई से गुणा करते हैं तो क्या बनता है, आयतन। ठीक है, तो हम अपने को लिख सकते हैं कि v यहाँ पे क्या है आपका, आयतन है, कोई भी विभव नहीं मानेगा। ठीक है ना, आयतन, और इसकी वैल्यू कितनी है, a इंटू डी। या अपन इसको v में आप कंफ्यूज हो जाओगे तो अपन क्या करते हैं, इसको नया नाम दे देते हैं कोई। ठीक है, इसको a इंटू डी रखो आप। a इंटू डी क्या है आपका, है आयतन। अगर आपको इकाई आयतन में संचित ऊर्जा निकालनी है तो या तो इसके अंदर आपको किसका भाग देना पड़ेगा, आयतन का, और या a इंटू डी की जगह क्या रखना पड़ेगा, 1। ठीक है, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, u अपॉन a इंटू डी इक्वल टू हाफ एप्साइलन नोट ई स्क्वेयर। और आपने यही बोला था, इकाई आयतन में संचित ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व। तो ये आपका क्या बन गया, पूरा ऊर्जा घनत्व, और इसको अपन क्या नाम दे देंगे, UD, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ एप्साइलन नोट ई स्क्वेयर। तो ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला निकल के आता है एनर्जी डेंसिटी का, कि इकाई आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ एप्साइलन नोट ई स्क्वेयर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अपने ने कुछ नहीं किया, हमें पता है कि संधारित्र की जो प्लेटें हैं उन प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र अपन ने निकाल रखा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्साइलन नोट होता है। ठीक है, अब हमें पता है सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। सिग्मा क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व। इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। बहुत अच्छे से बता रखा है, सिग्मा का मान इसके अंदर आपने रखा, ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ से आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, Q की। अब हमें पता है, अभी हमने डिराइव किया, U इक्वल टू क्या होता है, क्यू स्क्वेयर अपॉन 2c। तो Q की जगह Q का मान पुट कर दिया और C की जगह अपन ने C रखा, तो ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ तक संधारित्र की धारिता क्या होती है, एप्साइलन नोट A अपॉन डी। तो C का मान अपन ने इसके अंदर पुट कर दिया, जो कैंसिल हो रहा था उसे कैंसिल कर दिया। ये क्या बन गया, 1/2 एप्साइलन नोट ई स्क्वायर A इंटू डी। ठीक है, A इंटू डी, ये A आपका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और D क्या है आपकी दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। मीटर स्क्वायर इंटू मीटर जब मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, आयतन की। तो ये A इंटू डी आपका क्या बन गया, आयतन। और अगर आपने क्या बोला कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य इकाई आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का
ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसका मतलब अगर अपन A इंटू डी की जगह या तो क्या पुट कर दें 1 पुट कर दें या इसका डिवाइड कर देंगे तो भी वही बात है। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर किसका फॉर्मूला बन गया, ऊर्जा घनत्व का, और उसको मैंने किससे प्रदर्शित कर दिया, UD से। U का मतलब एनर्जी, D का मतलब डेंसिटी। तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच का ऊर्जा घनत्व आपने निकाल दिया। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि ऊर्जा घनत्व किसके समानुपाती होता है, तो आप बता सकते हो एप्सिलॉन नॉट के समानुपाती होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसके समानुपाती होता है, तो आप बता सकते हो विद्युत क्षेत्र की पावर 2 के समानुपाती होता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जो आपका नेक्स्ट हेडिंग है वो है संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा। संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा, ये आपका क्या है, नेक्स्ट हेडिंग रहेगी। अभी जो आपको करवाया जा रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी इस फिजिक्स का 12th की, तो ध्यान से समझते रहना। संधारित्रों का संयोजन। अब हमने संधारित्रों का 2 संयोजन पढ़ा है बेटा, अभी अपन साथ साथ में पढ़ेंगे। एक आपने पढ़ा है श्रेणी क्रम संयोजन, याद होगा आपको। ठीक है बेटा, जो पहला है आपका वो क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। और जो सेकंड वाला है वह कौन सा है आपका, समांतर क्रम संयोजन। तो कितने प्रकार के संयोजन होते हैं, 2 प्रकार के। एक है आपका श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा कौन सा है, समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन बनाना चाहें तो अपन बना सकते हैं। संधारित्रों का जो ऐसा संयोजन होता है वो कैसा होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसको अपन इनफाइनाइट तक जोड़ेंगे, ठीक है, n तक जोड़ेंगे, तो n तक अपने को जोड़ने की जरूरत नहीं है, अपन इसमें डायरेक्ट करेंगे। जब भी अपन श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते हैं तो आपकी जो तुल्य धारिता होती है उसको अपन कैसे लिखते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 से कहाँ तक, 1/Cn तक। ओके बेटा, अब हमें पता है कि सर जो आपकी ऊर्जा संचित होती है संधारित्र के अंदर वो कितनी होती है, Q²/2C। अब यहाँ पे C की जगह क्या लिख देंगे, C इक्विवेलेंट, क्योंकि तुल्य लेनी है आपको, तो C इक्विवेलेंट। तो Q²/2 तो आपने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, अंदर क्या लिख देंगे, 1/C इक्विवेलेंट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। और आपने 1/C इक्विवेलेंट की जब आप वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगा, Q²/2C। C इक्विवेलेंट किसके बराबर है, 1/C1 प्लस 1/C2 1/Cn। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बेटा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो u का मान क्या आ जाएगा, Q²/2C1 प्लस Q²/2C2 से चलता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, Q²/2Cn। ये पहले संधारित्र में संचित ऊर्जा हो गई, ये दूसरे संधारित्र में संचित ऊर्जा है। ऐसे चलते चलते जाएंगे तो कहाँ तक पहुँच जाएंगे,
nवें संधारित्र तक, और ये कौन से संधारित्र में संचित ऊर्जा है, nवें। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, U1 प्लस U2 से कहाँ तक चले गए, UN तक। तो जब भी आपको श्रेणी क्रम की बात करेगा तो आप सभी संधारित्रों की ऊर्जा को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। हम श्रेणी क्रम में जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है वो ये वाला होता है सर। ओके, अब हमने क्या किया, Q²/2C की जगह क्या लिख दिया, C इक्विवेलेंट। Q²/2 को आपने क्या ले लिया बाहर, 1/C इक्विवेलेंट, और C इक्विवेलेंट की जगह हमने क्या रख दिया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, चलता जाएगा। ठीक है, ये किसकी ऊर्जा हो गई, प्रथम संधारित्र की। ये किसकी ऊर्जा है, द्वितीय संधारित्र की। तो ये पहले की, ये दूसरे की, सभी ऊर्जाओं का क्या कर देंगे, बीजगणितीय योग कर देंगे। ओके बेटा, तो ये किसके लिए बात कर ली अपन ने, श्रेणी क्रम के लिए बात। पहले आपको दिख नहीं रहा था, एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ थोड़ा। जब भी अपन श्रेणी क्रम की बात करते हैं तो श्रेणी क्रम में धारिता क्या होती है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 से कहाँ तक जाओगे, 1/CN तक। ठीक है, अब हमें पता है जो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो होता है Q²/2C, पर यहाँ तो आपको तुल्य धारिता लेनी पड़ेगी, क्यों एक संधारित्र आपके पास नहीं है, बहुत सारे संधारित्र है। तो मैंने Q²/2C इक्विवेलेंट रख दिया। Q²/2 को मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, 1/C इक्विवेलेंट। ठीक है, 1/C इक्विवेलेंट की जगह मैंने ये सारी वैल्यू पुट कर दी। तो 1/C1 प्लस 1/C2 से कहाँ तक जाओगे, 1/CN तक। अब इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी यहाँ पे C नहीं आएगा। ठीक है, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, Q²/2C1 प्लस Q²/2C2 से कहाँ तक जाओगे, Q²/2CN तक। तो ये कौन से संधारित्र की संचित ऊर्जा है, पहले संधारित्र की ऊर्जा हो गई। इसी टाइप से ये कौन से संधारित्र की ऊर्जा हो गई, दूसरे की, और ये कौन से संधारित्र की ऊर्जा हो गई, nवें की। और सभी संधारित्रों की ऊर्जा का क्या हो रहा है, बीजगणितीय योग। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो ये आपकी कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम। अगर अपन समांतर क्रम की बात करें तो हमें समांतर क्रम में अपन ने पढ़ा है कि जो C इक्विवेलेंट का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 से कहाँ तक जाओगे, CN तक। ठीक है, अब हमें पता है ऊर्जा का फॉर्मूला आपने ये भी तो निकाला है, 1/2C इक्विवेलेंट इंटू V²। अब यहाँ पे बहुत सारे हैं इसलिए हमने क्या लिख दिया, C इक्विवेलेंट। ठीक है ना, अब C इक्विवेलेंट की जगह ये वाला फॉर्मूला रख देंगे, तो 1/2 यहाँ पे क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 से डॉट 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 कहाँ तक जाओगे, CN तक, इंटू में V²। अंदर क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 C1 इंटू V², 1/2 C2 इंटू V², 1/2 C3 इंटू V² से कहाँ तक जाएंगे, 1/2 CN इंटू V²। ठीक है ना, तो ये जो आपकी पहले संधारित्र की संचित ऊर्जा, दूसरे संधारित्र की संचित ऊर्जा, तीसरे संधारित्र की संचित ऊर्जा और nवें संधारित्र की संचित ऊर्जा। तो यहाँ भी जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 से डॉट 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 कहाँ तक जाओगे, UN तक। तो फाइनल रिजल्ट दोनों के सेम आते हैं। आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम में हमारा आवेश समान रहा था इसलिए हमने आवेश वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, और समांतर क्रम में हमारा विभव समान रहता है या विभवांतर समान रहता है इसलिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज कर लिया, विभवांतर वाला। क्योंकि बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सर इसमें तो आपने ये यूज किया, उसमें आपने वो यूज किया, ऐसा क्यों। तो हमें पता है कि जो श्रेणी क्रम संयोजन आपका होता है संधारित्रों का, उनके अंदर हर एक संधारित्र पर आवेश का मान आप क्या रख के चलते हो, समान रख के चलते हो। तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, वो वाला जिसके अंदर सभी आवेश आता है। ठीक है, और समांतर क्रम में हमने कौन से वाला फॉर्मूला यूज कर लिया,
जिसमें विभव आता है v, ठीक है, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में आपका विभव समान रहता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो ये एक और आपका इम्पोर्टेंट डिस्कशन खत्म करते हैं यहाँ पे अपन, ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। ये जो आपके अभी जो 12th के अंदर आपके जो पॉइंट है वो यहाँ पे आपके ख़त्म हो जाता है। तो ये आपका एक सेकंड चैप्टर जो एनसीईआरटी का है वो 2 चैप्टर आपके ख़त्म हो जाते हैं। पर अपन यहीं नहीं रुकेंगे, आगे एक और पॉइंट है जो आईआईटी एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको बहुत ही केयरफुली सुनना, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं आईआईटी के अंदर, ठीक है। ये आपका बोर्ड के अंदर नहीं है, आप एक बार चेक कर लेना, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो अभी जो आपकी हेडिंग है वो है आवेशित चालकों के संयोजन से, आवेशित चालकों के संयोजन से, आवेशित चालकों के संयोजन से अभी जो आपकी नई और इम्पोर्टेंट हेडिंग रहने वाली है वो क्या है? आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण एवं ऊर्जा हानि। आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण एवं ऊर्जा हानि, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना, आपको मज़ा आएगा इसको करने के। तो अगर आप ध्यान से समझोगे तो ही आपको ये समझ आता है। आपके पास 2 चालक हैं, ये आपका पहला चालक है, इसके ऊपर आपने मान लो बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होंगे आपके, ठीक है। ये आपका पहला चालक है जिस पर आवेश है आपका Q1, इसका विभव है V1 और जो इसकी धारिता है वो कितनी है C1, ओके बेटा। और ये आपका सेकंड वाला है एक दूसरा चालक जिसके ऊपर भी आपने कितना आवेश दे रखा है +Q, इसका जो आपका आवेश है वो आपने मान लिया Q2, विभव आपने मान लिया V2 और आपने धारिता मान ली C2। आपके पास 2 चालक है, पहले पे जो आपका आवेश है वो है Q1, विभव है V1, धारिता है C1। दूसरे का आवेश है Q2, विभव है V2 और धारिता है C2, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से सुनेंगे, अगर ऐसा है तो इसके अंदर अपन क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? Q1 = CV, तो C1 × V1, यस सर। इसके लिए क्या फॉर्मूला लगा देंगे? Q2 = C2 × V2, यस सर। इसकी ऊर्जा मैंने मान ली बेटा U1, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 1/2 C1 × V1²। इसकी ऊर्जा मैंने मान ली U2, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? C2 × V2²। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ये अपन बात कर रहे हैं पहले, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ, जोड़ने से पहले। किससे जोड़ने से सर? अभी बात पता चल जाएगा। जोड़ने से पहले अब आपने क्या किया, इन्हीं दोनों चालकों को आपने
एक तार के द्वारा जोड़ दिया। इन्हीं दोनों चालकों को आपने एक तार के द्वारा, ये पहला वाला चालक और ये आपका दूसरे वाला चालक। ओके बेटा, जैसे ही आप इनको एक तार से जोड़ोगे, इस तार का जो प्रतिरोध है वो बहुत ही कम है। कम क्यों लेते हैं? ताकि आपकी ऊर्जा की हानि ना हो। कम क्यों लेते हैं? ताकि आपकी ऊर्जा की हानि ना हो। हमने एक चीज अपन यहाँ मानेंगे कि माना जो आपका V1 है वो बड़ा है किससे? V2 से। क्योंकि ऐसा क्यों माना सर? V2 को क्यों नहीं माना सर? आप V2 को मान सकते हो। विभव में अंतर होगा तभी तो आपका आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। आवेश हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो मान लो यहाँ से आवेश यहाँ जाना शुरू हो गया, ठीक है, आवेश जाता जाएगा जाता जाएगा। देखो इधर V1 है बड़ा, V2 है छोटा। अब आवेश कहाँ से कहाँ रहे? V1 से V2 तक। आवेश किसके समानुपाती होता है? आवेश के। तो आवेश कहाँ से यहाँ चल के यहाँ रहे, तो V1 का मान क्या होगा? कम। V2 का मान क्या होगा? बढ़ेगा। हाँ है ना, क्योंकि ये आवेश क्या कर रहा है? ले रहा है। और अगर आवेश ले रहा है तो इसका मान क्या होगा? विभव का मान बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब इन दोनों का विभव क्या हो जाएगा? बराबर। और उसको मैंने लिख दिया V से। किससे लिख दिया? V से। और इस V को बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ विभव। तो अब आपको समझ में आया होगा। यहाँ से ये सेकंड बात आ, जैसे जैसे ये आपका ये वाला गोला आवेश इसको देता जाएगा, वैसे वैसे इस गोले के के विभव में क्या आती जाएगी? कमी। क्योंकि विभव किसके समानुपाती होता है? आवेश के। और ये क्या कर रहा है? आवेश ले रहा है, इसका मतलब इसका विभव लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो एक इसको नाम दे देता हूँ, ये आपका गोला A है, ये आपका गोला B है, ये आपका गोला A है और ये आपका गोला B है। अब A गोले के विभव में लगातार क्या आ रही है? कमी। और B गोले के विभव में लगातार क्या आ रही है? वृद्धि। तो A वाले का विभव क्या हो रहा है? कम हो रहा है। B वाले का विभव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब एक विभव ऐसा आएगा जब इन दोनों का पोटेंशियल एक दूसरे के क्या हो जाएगा? इक्वल। क्या हो जाएगा? इक्वल। तो इसका आवेश में परिवर्तन आ रहा है, तो इसका मैंने आवेश अब मान लिया Q1 डैश। धारिता तो C1 ही रहेगी और विभव कितना हो गया? V। इसका जो आवेश है वो कितना हो जाएगा? Q2 डैश। धारिता C रहेगी और विभव कितना हो जाएगा? V। क्योंकि दोनों का विभव क्या हो जाएगा? बराबर। तो दोनों का विभव मैंने बराबर कर दिया। और धारिता इसकी C2 है तो इसको C2 नाम देते रहिए। अब ये जोड़ने के बाद अब समझ में आया जोड़ने का मतलब क्या था? जोड़ने के बाद तो ये बातें समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके ऊपर आवेश की बात करूं तो Q1 डैश आवेश किसके बराबर होगा? CV के। C कितना है यहाँ पे? C1 और V कितना है? V। यहाँ पे Q2 डैश कितना आएगा? C2 इंटू V। क्या आएगा? C2 इंटू V। क्योंकि धारिता कितनी है? C2 और विभव कितना है? फाइनल V। ठीक है बेटा। अगर मैं इसकी ऊर्जा की बात करूं तो इसकी ऊर्जा U1 डैश कितनी आएगी? 1/2 CV²। और इसकी ऊर्जा कितनी आएगी? 1/2 C2 इंटू V²। हाँ या ना? यस सर। क्योंकि ऊर्जा क्या होती है? हाफ CV²। C कितना है इसका? C1 और V कितना है? V। तो हाफ C1 इंटू V²। और यहाँ पे हाफ C2 इंटू V²। ओके बेटा, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं उभयनिष्ठ विभव की गणना करते हैं। किसकी गणना करते हैं? उभयनिष्ठ विभव की गणना। क्योंकि पता होना चाहिए ना कितना है। तो अब अपन शुरू करते हैं।
अब देखना ध्यान से, बहुत ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आवेश संरक्षण से, किससे? आवेश संरक्षण से। पहले जोड़ने से पहले का आवेश, जोड़ने से पहले का कुल आवेश इक्वल्स टू जोड़ने के बाद का कुल आवेश। सही बात है, यही तो आवेश संरक्षण है। पहले का आवेश और बाद का आवेश, पहले का आवेश और बाद का आवेश। पहले का कुल आवेश कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे, Q1 प्लस Q2। बाद का कुल आवेश कितना है? इसको नाम दे दो Q1 डैश। बाद का कुल आवेश कितना है? Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 का मान आपके पास क्या है? C1 इंटू V1। Q2 का मान क्या है? C2 इंटू V2। Q डैश 1 का मान क्या है? C1 इंटू V। और Q2 डैश का मान क्या है? C2 इंटू V। ठीक है, अगर अपन क्या ले लें? V कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा? C1 प्लस C2 इक्वल्स टू C1 V1 प्लस में C2 V2। तो यहाँ से V का मान आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। हाँ कि ना? समझ में आ गया होगा बेटा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो यह आपका V का मान आ गया। और इस V को ही अपन क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ विभव। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ विभव। ये आपका V है, वो क्या है? आपका क्या है? उभयनिष्ठ विभव। V आपका क्या है? उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, तो यह आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले अपन ने क्या किया? अपन ने दो क्या लिए? गोले लिए, चालक गोले। एक पर आवेश आपका Q1 है, उसका विभव V1 है, धारिता C1 है। दूसरे का आवेश Q2 है, विभव V2 है और धारिता कितनी है? C2 है। ठीक है, तो हमने उनको किसी भी तार से नहीं जोड़ा। तो पहले पे जो कुल आवेश है वो क्या आ जाएगा? Q1 इक्वल टू C1 इंटू V1। और दूसरे पे जो कुल आवेश है वो कितना आ जाएगा? Q2 इक्वल टू C2 इंटू V2। पहले की जो ऊर्जा है वो हाफ C1 इंटू V स्क्वायर, दूसरे की जो ऊर्जा है वो हाफ C2 इंटू V स्क्वायर। ये कब की बात करी अपन ने? जोड़ने से पहले। जैसे ही आप इनको जोड़ोगे तो विभव अधिक पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर जाना शुरू करेगा। अपन ने मान लिया कि V1 बड़ा है किससे? V2 से। इसका मतलब यहाँ से आवेश यहाँ जाएगा। अगर यहाँ से आवेश यहाँ जाएगा तो यहाँ वाले आवेश में परिवर्तन आएगा, और यहाँ आ रहा है तो यहाँ वाले में भी परिवर्तन आएगा। तो मैंने इसके ऊपर नया जो आवेश मान लिया वो क्या मान लिया? Q1 डैश। ठीक है, और इसके ऊपर क्या हो गया? Q2 डैश। इसकी धारिता तो सेम ही रहेगी C1, उसकी C2। अब इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बराबर। तभी तो आपका आवेश का प्रवाह होना क्या होगा? बंद। तो मैंने इसका फाइनल पोटेंशियल क्या मान लिया? V। और इसका भी फाइनल पोटेंशियल क्या मान लिया? V। ठीक है, तो अब इसके ऊपर आवेश कितना हो गया? Q1 डैश इक्वल टू C1 इंटू V। इसके ऊपर कितना हो गया? Q2 डैश इक्वल टू C2 इंटू V। इसकी ऊर्जा हाफ C1 इंटू V स्क्वायर, इसकी ऊर्जा हाफ C2 इंटू V स्क्वायर। हम जानते हैं एक कंसेप्ट, कौन सा? आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण क्या बोलता है? कि पहले का आवेश किसके बराबर होना चाहिए? बाद के आवेश के। तो जोड़ने से पहले कुल आवेश किसके बराबर हो गया? जोड़ने के बाद का कुल आवेश। जोड़ने से पहले आपका आवेश कितना था? Q1 प्लस Q2। और जोड़ने के बाद में Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 का मान रख दिया, Q2 का मान रख दिया, Q1 डैश का रख दिया, Q2 डैश का रख दिया। V क्या ले लिया? कॉमन। तो ये फाइनल, और ये आपका किसका रिलेशन आ गया? कॉमन पोटेंशियल का, जिसे अपन क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ विभव। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
ले लिया होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं, इसी को आगे और थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। तो इन सारी चीज़ों की अपने को अब ज़रूरत थी, अपन ने इसको ऐसे ही हटा दिया। एक बार फिर से लिख लेते हैं, Q1 days इक्वल्स टू C1 इंटू वी और U1 days इक्वल टू हाफ C1 इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर इसको आगे करेंगे तो इस ऊपर वालों को हटा देते हैं। एक बार आपके पास है, अब देखो तो हमने कॉमन पोटेंशियल तो निकाल लिया। कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला हमारे पास आया है, क्या आया है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। C1V1 की जगह क्या रख सकते हैं, Q1, तो V इक्वल्स टू Q1। C2V2 की जगह क्या रख सकते हैं, Q2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो एक ये भी आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। कभी कभी आपको आवेश दे के अगर पूछता है तो Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हमने निकाल लिया उभयनिष्ठ विभव। क्या निकाल लिया, उभयनिष्ठ विभव। अब हमें निकालना है ऊर्जा की हानि। तो ये जो अब अपना नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, यही आपने उतार लिया होगा इसको। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर एक और इम्पोर्टेंट जो आपकी बात रहती है वो रहती है ऊर्जा ह्रास, एनर्जी लॉस, कि आपकी एनर्जी के अंदर कितनी हानि हुई है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से सुनते जाना। ऊर्जा ह्रास की जब अपन बात करते हैं तो क्या बात करेंगे, ध्यान से सुनना। ऊर्जा की हानि का मतलब क्या हुआ कि पहले क्या ऊर्जा थी और बाद में क्या ऊर्जा थी। ठीक है, तो ऊर्जा हानि को अपन ने प्रदर्शित कर दिया, मान लिया डेल यू से। तो डेल यू क्या हो जाएगी, जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा माइनस जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा माइनस जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा। अब ध्यान से देखते जाओ, अपन यूज करेंगे यहाँ से। जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा ये है, तो जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा क्या है, U1 प्लस U2 दिख रही है आपको, ये वाली। और जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा क्या है, U1 डैश प्लस U2 डैश। सही है बेटा, ठीक है। U1 प्लस U1 का मान आपके पास है क्या, 1/2 C1 इंटू V1 स्क्वेयर प्लस U2 का मान भी है 1/2 C2 इंटू वी स्क्वेयर। अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। माइनस क्या करेंगे, U1 डैश का मान कितना है, 1/2 C1 इंटू वी स्क्वेयर, और U2 डैश का मान कितना है, 1/2 C2 इंटू वी स्क्वेयर। ये वाला दिख रहा है आपको, आपने लिख भी रखा है अपनी कॉपी में। तो यहाँ तक अपन ने इसको सोल्व कर लिया। आगे देखते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो इसको और एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा। इसको जैसे जैसे एक्सपेंड करते जाएंगे ये सिंपल होता जाएगा। तो डेल यू आपका कितना आएगा, 1/2 C1 इंटू V1 स्क्वेयर प्लस 1/2 C2 इंटू V2 स्क्वेयर। ओके सर, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 1/2 C1 प्लस C2 और V स्क्वेयर मैंने क्या ले लिया बेटा, कॉमन।
वी स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो मैंने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। अब देखते हैं आगे, 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 माइनस 1/2 C1 प्लस C2। V का मान आपने अभी निकाला था क्या, C1V1 प्लस में C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर अभी निकाला था बेटा, ये मान अपन ने V का मान अभी निकाला था। अब ये मान क्या कर दिया, पुट कर दिया, सिंपल कर लेते हैं, 1/2 C1 इंटू V1 स्क्वायर 1/2 C2 इंटू V2 स्क्वायर माइनस 1/2, एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कैंसिल, तो C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या बचेगा, C1 प्लस C2। अब जब आप इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलोगे तो आपका जो फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको फाइनली सोल्व करोगे तब आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। आपको सोल्व करने के लिए नहीं बैठना, क्योंकि पेपर में आता है और अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 2 पेज भर दोगे। आपको इसके बाद ये डायरेक्ट रिलेशन याद होना चाहिए, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ओके बेटा, तो ये आपका जो फाइनल रिलेशन है, ऊर्जा की हानि इतनी होएगी जब अपन 2 संधारित्रों को किसी भी चालक तार के द्वारा जोड़ देते हैं। तो 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये आप उतार लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो अपन ने क्या किया, ऊर्जा ह्रास निकालना बहुत आसान है, तुम जानते ही हो, पहले की ऊर्जा माइनस बाद की ऊर्जा। पहले ऊर्जा कितनी थी, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा और जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा। जोड़ने से पहले Q1 प्लस U2, जोड़ने के बाद U1 डैश प्लस U2 डैश। U1 प्लस U2 का मान रख दिया, U1 डैश प्लस U2 डैश का मान रख दिया, सिंपल करते गए। ठीक है, फाइनल ये बना, फिर ये बना, और इसको जब आपने सोल्व किया तो क्या आया, 1/2 C1 C2 अपॉन C1 C2, और इसको क्या कर देंगे, जब आप इसको होल स्क्वायर इसका खोल दोगे तो आपके पास ये फाइनल ये रिलेशन आ जाएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, ये आपकी ऊर्जा की हानि होती है जब आप, अब जब पेपर में आता है तो वो डायरेक्ट ऊर्जा की हानि आपसे पूछता है, तो आपको C1 C2 के मान देगा और V1 V2 के मान भी देगा, तो डायरेक्ट इसमें देख लो, डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो C1 C2 और V1 V2 का मान जैसे ही डायरेक्ट पुट करोगे तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये एक सीधी सी कहानी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और बहुत ही समझने लायक बात भी थी कि आप धीरे धीरे इसको अगर समझते जाओगे। अगर एक कंडीशन की मैं बात करूं, इफ़ V1 और V2 दोनों बराबर हो जाए, जैसे ये क्या बोल रहा है कि पहले गोले जो आपका पहला गोला था उसका विभव कितना था V1, और जो दूसरा आपका गोला है उसका विभव कितना है V2। अभी आपने मान रखा था, अगर ये दोनों बराबर हो जाए और इनको आपने एक तार के द्वारा क्या कर रखा है, जोड़ रखा है, अगर ये दोनों विभव एक दूसरे के बराबर हो जाए, V1 किसके बराबर हो जाए, V2 के, तो अगर V1 और V2 पहले से दोनों बराबर है तो आवेश जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि आवेश तभी जाता है जब विभव में क्या होता है, अंतर। तो अब इसमें से आपका आवेश का फ्लो नहीं होगा, और अगर आवेश का फ्लो ही नहीं हो रहा तो ऊर्जा हानि भी नहीं होगी। तो ऊर्जा हानि कितनी आनी चाहिए, 0। इसमें रखो V1 और V1 बराबर V2। जैसे ही आप इसमें V1 इक्वल्स टू V2 रखोगे तो ऊर्जा हानि आपकी कितनी हो जाएगी, 0। और ये बात सही भी है कि जब आप दो चालकों को किसी तार के द्वारा जोड़ते हो और उनका विभव अगर बराबर है तो आवेश का आदान प्रदान नहीं होता, क्योंकि आवेश का आदान प्रदान तभी होता है
जब विभव में क्या हो जाए, अंतर। अगर आपका विभव ही बराबर हो गया तो अंतर तो है ही नहीं, और अगर अंतर नहीं है तो आवेश का फ्लो भी नहीं होगा, और अगर आवेश का फ्लो नहीं हो रहा तो ऊर्जा की हानि भी नहीं होगी। और जैसे आप इस फॉर्मूले में V1 इक्वल्स टू V2 पुट करते हो तो आपका क्या मान आता है, 0। तो ये इस बात का प्रमाण है कि आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में तभी फ्लो हो सकता है जब उन दोनों के विभव में कुछ न कुछ अंतर हो। अगर दोनों का विभव बराबर हो जाता है तो आपका चार्ज का फ्लो होना क्या हो जाता है, बंद। और जैसे ही चार्ज फ्लो होना बंद होता है ऊर्जा की हानि होना बंद हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा की हानि तभी होती है जब आवेश इस तार में से जाएगा। आवेश अगर जाएगा ही नहीं तो ऊर्जा की हानि होगी नहीं। ठीक है बेटा। कभी कभी आपसे क्या पूछ लेता है कि पुनर्वितरण के बाद प्रत्येक चालक पर नया आवेश। ठीक है, तो ये आपके एक इम्पोर्टेंट बात थी जो अपन ने कर ली। अब इसके बाद में आपसे एक और चीज़ जो पूछता है वो क्या पूछता है, पुनर्वितरण के बाद प्रत्येक चालक पर आवेश। तो ये हमें बताना है, बहुत आसान है, अभी आप अपने आप ही बता दोगे। अपन ने क्या देखा था, जैसे ही अपन ने दोनों चालकों को जोड़ा तो जोड़ने के बाद जो ए चालक है उसके ऊपर आवेश बताओ कितना आया, Q1 डैश आया कि नहीं आया, देख के बताओ। Q1 डैश आया और उस Q1 डैश का मान हमें पता है क्या है, C1 इंटू V। इसी प्रकार जो आपका बी चालक है उसके ऊपर कितना आवेश आया, Q2 डैश, और उसका मान कितना है, C2 इंटू V। अगर आप Q1 डैश और Q2 डैश का अनुपात ले लोगे, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल्स टू C1 इंटू V अपॉन C2 इंटू V, तो यहाँ से Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इसमें हार्ड तो कोई बात ही नहीं है, आपको डायरेक्ट दिख रहा था कि जोड़ने के बाद जो पहला चालक है उसके ऊपर आवेश आपका कितना था, Q1 डैश, और जोड़ने के बाद जो आपका दूसरा चालक है उसके ऊपर आपका आवेश कितना था, Q2 डैश। तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश का मान कितना हो गया, C1 अपॉन C2। ये भी आपसे पूछ सकता है, तो ये आप बहुत ही इजीली सामने वाले को बता सकते हो। अब आपसे विभव में परिवर्तन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, विभव में परिवर्तन। ठीक है बेटा, तो ये आपका एक और छोटा सा टॉपिक जो खत्म हो रहा है। अगर आपसे विभव में परिवर्तन पूछ ले, किस में परिवर्तन पूछ ले, विभव में परिवर्तन, तो क्या करेंगे, यह आपका जोड़ने से पहले की बात कर रहा हूं मैं। जोड़ने से पहले इस पर आवेश कितना था, Q1, बहुत ही ध्यान से बनाएंगे, और इस पे आवेश कितना था, Q2। इसका विभव कितना था, V1, धारिता कितनी थी, C1। इसका विभव कितना था, V2, धारिता कितनी थी, C2। अब ये कब की बात है, जोड़ने से पहले। अब देखो ध्यान से, अगर आपको, और फाइनल जब इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो इसके ऊपर आपका आवेश कितना आया, Q1 डैश
धारिता C1 और विभव कितना रहा V तो माना है आपने, और इसका क्या हो जाएगा Q2 डैश विभव कितना है V हो गया, और धारिता कितनी है C2। ठीक है, अब हमने क्या देखा था कि जो V1 है वो कम होता है, V2 है वो क्या होता है बढ़ता है, और V आता है इनके बीच में। तो अपन क्या रिलेशन लिख सकते हैं कि V1 सबसे बड़ा है, फिर बीच में कौन आएगा V, और V2 सबसे छोटा है। और अपन बात भी करेंगे अगर अपन दो संख्याओं का औसत निकालते हैं तो औसत हमेशा उन दोनों संख्याओं के क्या आता है बीच में। जैसे 1 और 2 का आप औसत निकालो तो 1 + 2/2 तो कितना आया 1.5। 1.5 है वो 2 से तो क्या है छोटा, और 1 से क्या है बड़ा। सेम यही वही केस आएगा, V किससे छोटा होगा V1 से, और किससे बड़ा होगा V2 से। अब ध्यान से देखेंगे कि करना क्या है। तो अगर अपन A के विभव में परिवर्तन देखें, जो गोला आपका A है, यह आपका गोला कौन सा है A, यह आपका गोला कौन सा है B, यह आपका गोला कौन सा है A, और यह आपका गोला कौन सा है B। अब ध्यान से देखना A के विभव में परिवर्तन, तो उसको किससे लिखेंगे डेल V1 से। किससे लिखेंगे डेल V1 से। डेल V1 का मान कितना आ जाएगा V1 माइनस V, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू रख देंगे, तो V1 माइनस V की वैल्यू आपने अभी निकाली है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ओके बेटा, तो यहाँ से डेल V1 का मान बताओ जरा, एलसीएम ले लेंगे तो V1 आ गया यहाँ पे C1 प्लस C2 माइनस C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो यहाँ इसको क्या लिख देंगे C1V1 प्लस C2V1 माइनस C1V1 माइनस C2V2 अपॉन में क्या आएगा C1 प्लस C2। तो C1V1 से C1V1 कैंसिल, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे C2। तो डेल V1 का मान क्या आ जाएगा आपके पास, जैसे ही आप इसमें से C2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या आ जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन में C1 प्लस C2। यह आ गया A के विभव में परिवर्तन। इसी प्रकार B के विभव में परिवर्तन, तो B के विभव में परिवर्तन देखेंगे तो डेल V2 लिखेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, तो इस बार किस में से माइनस होगा V में से V2। तो V1 का मान तुम्हें पता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस में V2। क्या ले लेंगे एलसीएम, यहाँ पे क्या आया C1V1 प्लस C2V2। इसको जब मैं इससे गुणा करूँगा तो ये बन जाएगा आपका C1V2 माइनस C2V2। C2V2 से C2V2 कैंसिल, तो C1V1 माइनस C1V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये किसका मान आ गया डेल V2 का। तो यहाँ से डेल V2 किसके बराबर आ जाएगा आपका डेल V2, क्या मैंने कॉमन ले लिया C1, तो V1 माइनस V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये आपका डेल V1 आ गया, ये आपका डेल V2 आ गया। समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ तक बेटा। अब देखो अगर हमें अनुपात निकालना हो तो क्या करेंगे डेल V1 अपॉन डेल V2। तो अनुपात देखो ध्यान से C2 V1 माइनस V2 अपॉन में C1 प्लस C2 अपॉन C1 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 से कैंसिल, V1 माइनस V2 से V1 माइनस V2 कैंसिल, तो अनुपात क्या आ जाएगा आपका C2 अपॉन C1।
तो जो आवेश का जो अनुपात आता है वो आता है C1/C2 और जो आपका विभव का जो अनुपात आता है वो आपका आता है C2/C1। तो ये आपको एक और पॉइंट हमारा था जो समझ में आ गया होगा आपके बहुत अच्छे से। जब भी आपसे आवेश विभव में परिवर्तन पूछे तो क्या करेंगे, बड़े वाले विभव में से छोटे वाले विभव को माइनस करेंगे। तो हमें पता है कि V1 तो सबसे बड़ा था, फिर उभयनिष्ठ विभव आएगा और फिर क्या आएगा V2। तो A के विभव में जब परिवर्तन निकालेंगे तो V1 में से V को माइनस कर देंगे। यहाँ से आपके पास एक फाइनल रिलेशन क्या निकल के आएगा, डेल V1 इक्वल्स टू C2 V1 माइनस V2/C1 प्लस C2। इसी प्रकार जब अपन B के विभव में परिवर्तन निकालेंगे तो B के विभव में जब अपन परिवर्तन निकाल रहे हैं तो किस में से किसको माइनस कर देंगे, V में से V2 को माइनस कर देंगे। तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा और दोनों का अनुपात लेंगे तो C2/C1 आ जाएगा। तो इसी के साथ ही आपका जो एडवांस लेवल का एक छोटी सी थ्योरी थी वो अपन ने ख़त्म कर ली और इसी के साथ आपके NCERT का जो सेकंड चैप्टर है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो आपके 2 चैप्टर हो गए। कल अपन इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। आप बहुत ही अच्छे से पढ़ते रहो और बताया ज़रूर करो कि बेटा आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको DPP मिल जाएगी। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।